जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। इस वीडियो में चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आशा करते हैं आप जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उनको देख रहे होंगे और जिनको ज़रूरत होगा उनको शेयर कर रहे होंगे। और आप टेलीग्राम में जल्द से जल्द ज्वाइन होगी। आपको वहाँ पर सभी वीडियो के PDF मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। यदि किसी के पास पैसे नहीं हैं तो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या PDF निकलवा के पढ़ सकते हैं। और PDF भी एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि स्त्री शिक्षा पर रूसो के क्या विचार थे। स्त्री शिक्षा पर रूसो के क्या विचार थे। तो यहाँ पर रूसो ने बताया है कि स्त्री शिक्षा पर, यह क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। स्त्री शिक्षा पर रूसो के क्या विचार थे। रूसो के अनुसार स्त्री की शिक्षा, एमिलो के अंतिम भाग में एमिल के नए योग्य पत्नी की शिक्षा का वर्णन है। ग्रीक दर्शन का अनुकरण करके रूसो ने स्त्री पुरुष की भिन्न भिन्न शिक्षा दर्शन का यानी शिक्षा का वर्णन किया है। यदि एमिल की शिक्षा प्रकृति के अनुसार है तो सोफी की दिशा परंपरागत तथा रूढ़िवादी है। यह बात रूसो के परस्पर विरोधी बातें कहने की परिचारक है। अब इसके आगे का गाइस आप पढ़िएगा पूरा प्रश्न को, ठीक है। इसके आगे आप इस प्रश्न का उत्तर पढ़िएगा। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया गया है, इसके आगे आपको पढ़ना है। यहाँ पर प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा है, इसको आप पढ़ के इसका उत्तर अच्छे से समझ के आप एग्ज़ाम को दीजिए। हम पूरा यदि प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं, यानी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोरिंग महसूस करेंगे। इसीलिए हम थोड़ा वीडियो का जो टाइमिंग है कम में बनाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि DB के विचारों का आधुनिक शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा पर प्रभाव डालिए। DB के विचारों का आधुनिक शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा पर प्रभाव डालिए। DB के विचारों, तो DB कौन था। तो यहाँ पर दिया है पहला, यहाँ पर प्रोफेसर नैथन ने लिखा है कि DB के जो DB हैं, प्रोफेसर नैथन ने DB के बारे में लिखा है। प्रोफेसर नैथन ने लिखा है कि DB के शिक्षा संबंधी आंदोलनों ने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इससे DB के विचारों का महान प्रभाव मालूम पड़ता है। तो पहला प्रभाव क्या है यहाँ पर, शिक्षा की नई दिशा होना। दूसरा प्रभाव क्या है, शिक्षा का व्यापक क्षेत्र होना। तीसरा प्रभाव क्या है हमारा, शिक्षा का केंद्र और उसकी क्रिया होना। चौथा क्या है, गृह विद्यालय एवं समाज का सम्मिलित दायित्व। पांचवा क्या है, शिक्षा में जनतंत्र का प्रचार करना। आगे चलिए देखते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है DB का ही है। DB ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। क्यों कहा है, ये थोड़ा सा हम पढ़ के आपको बता देते हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स की भांति जॉन DB ने शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार किया है, किंतु जहां एडम शिक्षा प्रक्रिया में बालक और शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल देते हैं, वहीं DB मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करते हुए सामाजिक पक्ष पर विशेष बल देते हैं। बस यही दोनों में अंतर है, DB और एडम में। बस इसके आगे आपको पढ़ना है। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। DB के अनुसार शिक्षा के प्रमुख रूप से 3 धुरी होती हैं। कौन कौन से, बालक, छात्र और शिक्षार्थी। DB के अनुसार शिक्षा की प्रमुख रूप से 3 धुरी होती है, यानी 3 क्या होती हैं, चलन होते हैं। तो पहला क्या होता है, बालक, फिर उससे छात्र, फिर शिक्षार्थी। दूसरा शिक्षक, फिर निर्देशक, फिर अध्यापक। तीसरा क्या है, समाज, फिर पाठ्यक्रम। यही 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यह प्रश्न जो दिया गया है आगे वाला, जो 58 नंबर प्रश्न है, यह देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको केवल दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। यह प्रश्न आप लघु के तौर, अति के तौर पर भी याद कर सकते हैं, यानी आता है तो अति में भी लिख सकते हैं। तो दिया है, भारतीय संस्कृति व समाज में पाई जाने वाली भिन्नताएं बताइए। भारतीय संस्कृति व समाज में पाई जाने वाली भिन्नताएं निम्नलिखित यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर 11 निम्नलिखित भिन्नताएं हैं। कौन कौन से हैं आप उनको देखिए।
आगे प्रश्न है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं वेशभूषा, खान पान, कला, प्रथाओं आदि क्षेत्रों में देखी जाती हैं। वेशभूषा की दृष्टि से उत्तर एवं दक्षिण के लोग में, ग्रामीण नगरीय लोगों में, हिंदू एवं मुसलमानों में तथा परंपरावादी एवं आधुनिक कहे जाने वाले लोगों में बहुत अंतर है। इसके आगे आप पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता स्पष्ट कीजिए। तो आप भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता को स्पष्ट कर सकते हैं। यह प्रश्न आता है एग्जाम में, इसको यह तैयार करिएगा जरूर। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए अथवा सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ लिखिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, इसको भी तैयार करिएगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बाकी इसका उत्तर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं। तो उसमें था सामाजिक स्थिरीकरण के अर्थ क्या हैं। तो यहाँ पर प्रभाव पूछा है, इफेक्ट क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर। सामाजिक स्थिरीकरण का के प्रमुख आधार क्या है, बेस क्या है, आधार का पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आगे दिया गया है, वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये वर्ग वाला क्वेश्चन आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा एजुकेशन की क्लास में। तो यहाँ पर वर्ग को परिभाषित करना है, वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना करना है। तो पहली विशेषता क्या है, यहाँ पर वर्ग को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं। इस दृष्टि से सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, श्रेणी भिन्नता। दूसरा, श्रेष्ठता और हीनता की भावना। तीसरा, वर्ग चेतना। चौथा क्या है, सीमित सामाजिक संबंध। यह है सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन कीजिए। भारतीय शिक्षा वर्ग के प्रभाव से वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रमुख रूप से प्रभावित हो रही है। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं, यहाँ पर दिया गया है। पहला हमारा जो है भारतीय समाज में, जो पहला है ऊंच नीच की भावना। दूसरा है असंतोष की भावना। असंतोष की भावना क्या है, मतलब कि आपका कोई छोटा भाई है या आप बड़े भाई हैं या दोनों जुड़े भाई हैं, यदि उसको बराबर नहीं मिला, तो यदि आपके छोटे भाई को बराबर नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, तो आप उससे मतलब असंतोष नहीं, आपका जैसे आपको बहुत ज़्यादा मिल गया, आपके छोटे भाई को कम मिल गया, तो आपके छोटे भाई असंतोष महसूस करेगा कि हमें बहुत कम मिला, उसे ज़्यादा मिला। तो यहाँ पर असंतोष की भावना आजकल ज़्यादा हो रही है। तीसरा प्रश्न है परस्पर संघर्ष। संघर्ष यानी हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए परस्पर लगातार। चौथा क्या है, व्यावसायिक प्रवृत्ति के अनेक वर्गों का विकास। व्यावसायिक प्रवृत्ति के अनेक वर्गों का विकास। पाँच, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विद्यालय और समाज में क्या संबंध है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, इसको भी तैयार करिए। विद्यालय और समाज में क्या संबंध है। तो विद्यालय और समाज में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि ट्रू मित्रता है, यानी कि ट्रू फ्रेंड हैं दोनों। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाला सबसे प्रमुख साधन है। विद्यालय की स्थापना समाज के द्वारा की जाती है, इसलिए वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। जैसा समाज होगा वैसा ही विद्यालय होगा, यानी जैसा देश वैसा भेष। जैसे यानी जिस तरह के लोगों के पास आप रहेंगे उसी तरह का आप सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया है डीबी। डीबी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा गया है। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि अति से थोड़ा छोटा, अति से थोड़ा बड़ा, सॉरी। डीबी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया है। वास्तविकता यह है कि विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यालय ही बालक को विभिन्न कलाओं में दक्षता देकर इस बात के लिए तैयार करता है कि वह सामाजिक व्यवस्था के विकास में अपना सहयोग दे सकते और साथ ही अच्छी मुकाम हासिल कर सकें। आगे प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न आता है, इसको भी टिक करिए और याद करिए। सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर दिया गया है, संसार की समस्त वस्तुएं, विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि परिवर्तनशील हैं।
समाज भी परिवर्तनशील है, जबकि सामाजिक व्यवस्था प्रक्रिया व सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से कोई अंतर दृष्टिगोचर होता है, तब उन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का यहाँ पर अर्थ दिया गया है, नीचे दिया है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दिया गया है। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों ने अपनी अपनी मत यानी अपने अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पर पहला विचार सर जोन्स का है, दूसरा है गिलिन का है, तीसरा है मेरिल तथा एल्डरेज का है। इन सभी के विचार हैं सामाजिक परिभाषा के बारे में, अपने अपने विचार हैं, पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक का क्या योगदान होता है। आगे प्रश्न अभी आएगा कि विद्यालय शिक्षक और शिष्य में ऐसे कुछ प्रश्न हैं आएगा, यानी कि दोनों में क्या संबंध है, इस तरह का प्रश्न आएगा। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षा का क्या योगदान है यहाँ पर तो समाज परिवर्तन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा द्वारा समाज में विभिन्न परिवर्तन लाए जाते हैं। शिक्षा इस कार्य को अपनी शिक्षण संस्था द्वारा करती है। तो आप पढ़ना मत छोड़िए, चाहे आपको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। यदि आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, तो पढ़ना मत छोड़िए। तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है, पूरा उत्तर आपको पढ़ना है, हम आपको प्रश्न बता रहे हैं बस। तो नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा द्वारा हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो आधुनिक वाला जो प्रश्न है ये भी एग्जाम में आते हैं। आधुनिक यानी कि आधुनिक समय में जो भारतीय समाज में शिक्षा द्वारा परिवर्तन हुए थे, तो उनकी क्या विवेचना है, उनके क्या विचार थे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पर पहले छोटी जातियाँ थीं, छोटी जातियों के लिए भी था, हमारे देश का काफ़ी सुधार हुआ। यहाँ पर देखिए कितने दिए गए हैं, तो परिवर्तन कितने विवेचना दिया गया है, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के द्वारा हुए परिवर्तनों की विवेचना दिया गया है। तो कितने विवेचना दिए गए हैं, 4 विवेचना दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा है सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। सामाजिक गतिशीलता सोशल मोशन, शॉर्ट में सोशल मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दिए गए हैं पॉइंट्स, कुछ दिए गए हैं। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आपको। सामाजिक गतिशीलता कहते हैं इसके प्रकार बताइए। किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति में से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना सामाजिक गतिशीलता कही जाती है। बस इसकी परिभाषा इतनी ही हो गई। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार है क्षैतिज गतिशीलता, दूसरा है लंबवत गतिशीलता, बस 2 ही होते हैं। चलिए सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, तो यहाँ पर विभिन्न प्रभाव हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये सब जितने हैं आपको पढ़ना है। ये भी प्रश्न आता है, देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है, यहाँ पर बताना है आपको। आप अंतर 2 तरह से लिख सकते हैं, ऐसे पाई खिसकी, यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन, तो दोनों में 5-5 लिखेंगे या 10 बहुत है, 10 इधर 10 इधर, आपको नंबर 5 या 7 नंबर मिल जाएंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है यह 5 से लेकर 7 नंबर का प्रश्न होता है, और दीर्घ वाला जो होता है वो 15 से लेकर 20 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकार का अर्थ तथा इसकी उपयोगिता या महत्व को बताएं। या तो इसकी उपयोगिता बताइए या तो इसका महत्व बताइए, और मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। इनका PDF आपको दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो PDF से पढ़िए आप, और वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। वीडियो में ही छिपा है, PDF कहाँ मिलेगा। मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए, मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताना है आपको। तो मौलिक अधिकार की यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं, नीचे दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7 विशेषताएं हैं, अभी आगे और हैं 7, हाँ 7 ही विशेषताएं हैं, 7 विशेषताओं को पढ़िए, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न आता है एग्जाम में, इसको भी तैयार करिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के चतुर्थ अ भाग जोड़कर अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो कौन कौन से समावेश किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने, 11 समावेश किए गए हैं, 11 कर्तव्य।
यहाँ पर पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व से संविधान के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, इसको भी टिक करिएगा या टटाटक कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, बस इसको तैयार करिए। आगे बढ़ते हैं हम, वीडियो बहुत लंबा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के महत्व के संबंध में अनेक संविधान विशेषज्ञों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कतिपय विचार निम्न प्रकार हैं, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व का महत्व है वह विभिन्न प्रकार के जो क्या थे, संविधान के जो विशेषज्ञ थे, सबसे बड़े विशेषज्ञ कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान के विशेषज्ञ थे, जो राजनीतिज्ञ थे, जो न्यायाधीश थे यानी कि जज वगैरह, ये सभी ने अपने विचार नीति निर्देशक तत्व के महत्व में बताया है। तो पहला न्यायाधीश केनिया, दूसरा LG खडेकर, तीसरा थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा थे डॉक्टर अम्बेडकर, पाँचवा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा थे प्रोफेसर पायली, प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच थे। यानी इन्होंने अपने नीति निर्देशक तत्व के महत्व को बताया है अपने अपने विचार से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतत विकास का क्या अर्थ है? यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आपको इसको लिखना है, PDF क्लियर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतत विकास की आवश्यकता क्यों है? सतत विकास की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए बढ़ते हैं। तो क्यों आवश्यक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, भावी पीढ़ी की आवश्यकता तथा विकास में कमी न हो, प्रकृति की सुरक्षा हेतु, आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु, ग्लोबल वार्मिंग हेतु, महामारियों पर रोक हेतु सतत विकास की जो शिक्षा है यानी आवश्यक है। सतत विकास आवश्यक है इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य के संकल्पों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से दिया गया है। मन मस्तिष्क की अप्रधान उपज, प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान का केवल एक क्षेत्र और एकमात्र साधन भौतिक। 5वां है मौलिक औलिकता में अविश्वास, प्रकृतिवाद एक प्रकार से अध्यात्मवाद या आदर्शवाद के विरोध में प्रचलित। 7वां है प्रकृतिवाद में व्यक्ति को प्रकृति के समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है, पदार्थ सत्य है, प्रकृति सर्वदा निर्भयशील है, प्रकृतिवाद में धर्म को मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इनका उत्तर आप पढ़िएगा ज़रूर। एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने लिया है अच्छी सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी है। आप एजुकेशन को पढ़कर दूसरे को एजुकेशन दीजिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के महत्व की विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका, यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है, देखिए। हाँ, यहाँ से इसका उत्तर हमने बताया था उस वीडियो में कि इसका उत्तर हम आज बताएंगे। तो इसका प्रश्न का चर्चा हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, तो देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा वार्निंग को विराम देते हैं, एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर उसी का उत्तर है, 2 प्रश्न है ना, तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, बट प्रश्न अलग अलग टाइप का है। इसका PDF दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आगे का प्रश्न हमारा है, प्रयोजनवाद अथवा प्रयोगवाद को परिभाषित कीजिए और उसके विविध रूपों का परिचय दीजिए। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद का अर्थ है, प्रयोजनवाद के अर्थ आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो इसके परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। इसका उत्तर आपको देना है, यहाँ पर उत्तर भी लिखा गया है। पहले वीडियो हम बना रहे थे तो इसमें उत्तर नहीं था, तो इसमें उत्तर है, प्रश्न है। यहाँ पर प्रयोजनवाद के स्वरूप दिए गए हैं। तो पहला स्वरूप है मानवतावादी प्रयोजनवाद, दूसरा है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, तीसरा है जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद, चौथा है नामरूपी प्रयोजनवाद।
और यहाँ पर प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है संसार के अनेक तत्वों से निर्मित है। दूसरा है हमारा उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन। तीसरा है मनुष्य का सर्वाधिक श्रेष्ठ प्राणी है। चौथा है यह भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई अन्य संसार नहीं है। यदि आपको केवल हेडिंग लिखना है तो आप लघु अति में लिख सकते हैं, बट दीर्घ में आपको पूरा लिखना है। दीर्घ में आपको यदि यह प्रश्न पूछता है तो इसका पूरा उत्तर लिखना है, और अति में और लघु में पूछता है तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। पांचवा क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण पर बल। छठवां क्या है, रूढ़ियों, बंधनों तथा परंपराओं की उपेक्षा। सातवां है, सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यकता होती है। और आठवां यहाँ पर दिया गया है, संसार में किसी भी सार्वभौमिक सत्ता नहीं है, आत्मा एक क्रियाशील तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है। आत्मा की आध्यात्मिक सत्ता भी इसे स्वीकार नहीं है। आत्मा की क्रिया करने के तथ्य के रूप में देखता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक पर्यावरण में यह क्रियाशील होती है और इसकी क्रिया की दिशा सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रयोजनवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर देख शिक्षा में प्रयोजनवाद की विशेषताएं दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट्स दिए गए हैं, 8 पॉइंट्स हैं, 8 क्या 9 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर प्रयोजनवाद की आलोचना के 6 पॉइंट हैं, तो सभी को लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचना कीजिए। तो गांधी जी के शिक्षा दार्शनिक विचार यहाँ पर नीचे दिया गया है। गांधी जी ने लिखा है कि मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने किसी नए सिद्धांत को जन्म दिया, लेकिन उनका विश्वास गीता में था। गीता अर्थात हमारा आधार रूप ग्रंथ है। गांधी जी ने ऐसा कहा करते थे, इसलिए गीता कर्मवाद उनके दर्शन का एक अंग है। इसके आगे आपको पढ़ना है। गांधी जी के दार्शनिक विचारों के तत्व दिए गए हैं। तो पहला तत्व क्या है, कथन। पहला है हमारा सत्य। दूसरा क्या है, गांधी जी के विचार के तत्व कौन कौन से हैं। दूसरा है हमारा सत्याग्रह। तीसरा है हमारा अहिंसा। चौथा है हमारा ईश्वर। पांचवा है हमारा आत्मा। फिर उसके बाद हमारा छठवां नंबर यहाँ पर दिया गया है जगत। सातवां नंबर मुक्ति। आठवां नंबर पुनः जन्म का विश्वास गांधी जी ने लिखा है। सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन। लास्ट है प्रचलित विचारधाराएं। फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारे तत्व हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी में। भौतिकवादी एवं प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है यथार्थवाद। निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर नीचे दिया है गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं दिया गया है। देख सकते हैं कितने सारी विशेषताएं हैं, इसको पढ़िएगा जरूर। फिर उसके बाद आते हैं गांधी जी के बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए या निबंध लिखिए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। तो बुनियादी शिक्षा की योजना यहाँ पर दिया गया है। पहला हमारा है बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात, यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है दूसरा बुनियादी शिक्षा संबंधी पारित प्रस्ताव। फिर उसके बाद सूत्रपात बनाया गया। फिर उसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उसके बाद बुनियादी शिक्षा के पक्ष रखे गए हैं। कौन कौन से पक्ष थे बुनियादी शिक्षा के, कौन कौन से, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुनियादी शिक्षा के पक्ष, लघु प्रश्न में पूछेगा गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा के पक्ष क्या थे। तो पहला पक्ष था मनोवैज्ञानिक पक्ष। दूसरा सामाजिक पक्ष। तीसरा आर्थिक। चौथा दार्शनिक। पांचवा जनतांत्रिक पक्ष। फिर आपसे लघु में पूछेगा कि बुनियादी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर बता सकते हैं गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के निम्न उद्देश्य थे। पहला
सभी बालक बालिकाओं को भारत का उत्तम नागरिक बनाना चाहिए। सभी बालक बालिकाओं में भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहिए। बालक बालिकाओं के मन, मस्तिष्क, हाथ और आत्मा का विकास हो। सर्वोदय समाज की स्थापना हो। सर्वोदय यानी सबका उदय हो। यहाँ पर गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा योजना की विशेषताएं दिया गया है। फिर बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा के साथ संबंध यहाँ पर दिया गया है। एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो इन जो प्रश्न है गांधी जी वाला, शिक्षा के एलिमेंट्स यानी तत्व वाला पढ़िएगा जरूर। आगे प्रश्न हमारा आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। शैक्षिक विचारों की, यह प्रश्न आता है एग्जाम में, पढ़िएगा जरूर। उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न कितना बड़ा बड़ा है। इसका उत्तर आपको लिखना है। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ, मैं यही प्रश्न के बारे में बोल रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गुरु तथा शिष्य में संबंध को बताइए। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुरु तथा शिष्य के संबंध में क्या विचार थे, यही बड़ा प्रश्न मैं कह रहा था। क्या विचार थे, इसको पढ़िएगा जरूर। और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उच्च शिक्षा के क्या विचार थे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी आप पढ़ना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा विद्यार्थी और राजनीतिक में क्या अंतर है, यानी क्या विचार थे, विद्यार्थी और राजनीतिक में क्या उन्होंने बताया है, मतभेद यानी भेद क्या बताया है। यहाँ पर पुस्तकालय के बारे में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। फिर आगे प्रश्न हमारा है, रूसो के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम दिया गया है उसका। तो रूसो के अनुसार शिक्षण की विधियाँ दिया कि डीबी के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण की विधि संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर अभी तक 19 तक जितना भी था सब दीर्घ था, उसके पहले जितना था लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो आपको पेपर पता होगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 15 से 20 नंबर का एक प्रश्न होता है, आपको उनमें से 4 या 5 प्रश्न करना होता है। और लघु वाला भी 5 प्रश्न करना होता है, जो कि 7 से 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में।